नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं आपसे सबसे पहले। इसके बाद हम चर्चा को शुरू करेंगे और कुछ जानकारियां और भी हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और चर्चा का ये हिस्सा, शुरुआती हिस्सा आधे घंटे के करीब आपको वीडियो पर मिलेगा, लेकिन पूरी चर्चा सुनने के लिए आप हमारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाएं। जहां पर भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां पर जाएं, वहां पर आपको चर्चा उपलब्ध होगी। हमारे साथ आज जुड़ी हैं स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं, हफ्ता दर हफ्ता ऑल्टरनेट वीक्स में। स्वागत है स्मिता आपका। बहुत शुक्रिया अतुल, शार्दुल, योगिता को हेलो और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। के सभी श्रोताओं को और सब्सक्राइबर्स आपके फूले फले। मैं यहाँ दिल्ली की सर्दी में कश्मीरी फेरन पहनकर थोड़ा कश्मीर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यस। और हमारे साथ योगिता भयाना है। योगिता एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला अधिकारों की बहुत सशक्त आवाज़ हैं, एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं। इनका एक संस्थान भी है, पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। तो योगिता हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सबको पता है कि दिल्ली में पुराने साल, बीते साल का जो आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात, एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई और उसके लेकर लगातार बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसमें अंजलि सिंह नाम की एक लड़की थी जिनकी मौत हुई। और लगातार मतलब इस तरह की घटनाएं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आती रहती हैं, देश के भी अलग अलग हिस्सों से आती रहती हैं। 16 दिसंबर 2012 को जो घटना हुई थी, उसकी एक बार फिर से एक तरह से याद ताज़ा कर दी है इस घटना ने, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो योगिता इसके बहुत सारे पहलुओं पर हमसे बात करेंगे, क्योंकि इनके विशेष विषय का क्षेत्र है ये पूरा। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ ही शार्दुल कात्यायन है। शार्दुल, आपका भी स्वागत। नमस्कार। और मुझे ठंड लग रही है। हाँ, स्टूडियो में इतनी भी ठंड नहीं है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे दर्शक हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां हैं। आपके लेटर्स हमें मिलने शुरू हो गए हैं फिर से। मुझे नहीं मालूम था कि ये याद कराने की ज़रूरत थी, तो मैं पहले ही याद करा देता पहले एक बार शिकायत करने के बाद खैर लोगों के लेटर आने लगे हैं। आप भी अगर अपनी सुझाव, अपने कोई बात हमारे साथ रखना चाहें तो podcasts@newslaundry.com पर सीधे मेल कर दें हमें, या फिर www.newslaundry.com/podcast-letters के ऊपर आप अपने पत्र इस एपिसोड से जुड़े, पूरी चर्चा से जुड़े तमाम जो भी सुझाव आपके हैं वो हमें भेज सकते हैं। एक और जानकारी है, हमारे वो तमाम न्यूज़ लॉन्ड्री के प्रशंसक हैं, जो शुभचिंतक हैं, जिन्होंने अब तक न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए एक विशेष ऑफ़र है। नए साल के उपलक्ष्य में लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, कुछ समय तक चलेगा। तो ऐसे वो लोग जो कि अभी तक उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर सालाना सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। उनके लिए विशेष ऑफ़र है, 20% की छूट है हमारे एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। और इसके साथ ही जो न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ हैं बहुत सारे, उसमें खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट है, स्टिकर्स हैं, ये सब उसमें फ्री हैं जो मिलते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो बहुत थोड़े समय के लिए ऑफ़र है, इसका लाभ उठा सकते हैं आप, बिल्कुल उठाएं। जो हफ्ते की सुर्खियां हैं, शार्दुल, एक बार आप उनसे एक बार रूबरू कराएं हमारे जो श्रोता हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। जी, तो पहले सुर्खी का आपने जिक्र कर ही दिया। 1 जनवरी की सुबह या 31 की रात को दिल्ली के कंजावाला इलाके में एक दुर्घटना हुई, जिसमें 5 युवकों ने, जो गाड़ी में मौजूद थे, स्कूटी पर जा रही अंजलि का पहले टक्कर मारी, फिर उसके शरीर को वो करीब 10-12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। और जाहिर तौर पर इस दुर्घटना में अंजलि की मौत भी हो गई। काफ़ी जानकारियां आई हैं और आज हम इस पर विस्तार पर चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ी एक सूचना ये कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता कि गृह मंत्रालय के लिए कहना ज़रूरी क्यों है, ये तो निहित होना चाहिए पुलिस के काम में। खैर, पिछले हफ्ते हमने डीमोनेटाइजेशन पर काफ़ी लंबी बातचीत की थी। इस पर न्यायालय का फैसला आ गया है। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के अनुपात से नोटबंदी के निर्णय की प्रक्रिया को वैध ठहराया, क्योंकि उनके परव्यू में, उनके सामने ये सवाल नहीं था कि
निर्णय सही था या गलत, वो ये देखना चाह रहे थे निर्णय सही से लिया गया या नहीं, निर्णय प्रक्रिया के तहत लिया गया कि नहीं। हाँ, तो उसे उन्होंने 4-1 से ठीक ठहराया और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना असहमति का डिसेंटिंग व्यू दिया और उन्होंने कहा कि इस पर और सर्वांगीण बातचीत और विमर्श होना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय से एक और खबर है। 3 जनवरी को संविधान बेंच ने यह डिसीजन दिया कि सरकार में मौजूद मंत्रियों के लिए बोलने की आज़ादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी या वॉच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंत्री कोई ऐसी बात कहते हैं जो सरकार की नीतियों से अलग है तो वो उनकी व्यक्तिगत राय मानी जा सकती है। हालांकि इसमें भी जस्टिस नागरत्ना ने ज़रूर कहा कि अगर किसी मंत्री का वक्तव्य प्रशासन के किसी काम से या सरकार को बचाने से जुड़ा है तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसे देखा जा सकता है। ये भी डिसेंटिंग था। लेकिन ये इसमें एक और चीज़ है कि ये जो PIL थी, ये मंत्रियों की या जो संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर लिए लोगों की हेट स्पीच से जुड़े मसले पर है कि जब इस तरह के बयान होते हैं तब उसको पार्टी का बयान या उसको संगठन का बयान सरकार के बयान से क्यों न जोड़कर देखा जाए। खासकर इस मामले में आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा का एक बयान है, एक पब्लिक स्पीच है, एक जो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान है। तो इस तरह के जो बयान आते हैं, क्या उसको जब सरकार के बयान से, सरकार के स्टैंड से अलग करके देखा जा सकता है इस तरह के हेट स्पीच को, उत्तेजक बयानों को, उसके दायरे में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसको सरकार का या संगठन का बयान माने, और एक हद तक सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक भी किया है इस मामले में। हम बात करेंगे कि उसने फ्री स्पीच की जो आर्टिकल 19 से लेकर 21 के बीच में जो उसकी पूरी प्रक्रिया या अवधारणा है उसको फिर से रेखांकित किया है। जहाँ पर गड़बड़ी है उस पर जब हम इस विषय पर आएंगे तब बात करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ पर हुई है इस मामले में। तो असल में क्योंकि कोर्ट ने भी, मैं श्रोताओं को ये ज़रूर बता दूं कि कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ लिखा है कि उसे सरकार का व्यू नहीं माना जा सकता। उन्होंने राजनीतिक दलों या किसी संगठन की बात स्पेसिफिकली नहीं की है। पर अगली खबर उत्तराखंड से, और पिछले हफ्ते ही चर्चा में हृदयेश ने इसका जिक्र भी किया था, बताया भी था। जोशीमठ में मकानों में दरार आई थी, काफ़ी सारे मकानों में, और वहाँ पे उसके कारणों का भी उन्होंने जिक्र किया था, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है जी। तो दरारें आई थी और पूरा धंस रहा है पूरा शहर का एक हिस्सा। तो उसके बाद पूरे हफ्ते श्रोताओं ने देखा भी होगा उसे, तो हम हृदयेश ने उस पर रिपोर्ट भी की है। इस मामले में ताज़ा अपडेट एक ये है कि जोशीमठ चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है एक तरह से, और चारधाम यात्रा से जुड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें 4 लेन हाईवेज हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट इस घटना की वजह से ये सारे रोकने पड़े हैं। इस भूदशा तो वो रात को ही आया कि जिला प्रशासन ने NTPC को और जो बाकी संस्थान हैं उनको तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना जो बड़ी वहाँ चल रही है, औली का रोपवे और बाकी सारे कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कहा है, और 34 परिवारों को रहने के लिए फिलहाल कोई दूसरी जगह देने के लिए निर्देश किया है। एक और खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हल्द्वानी में भारतीय रेल की जो 71 एकड़ ज़मीन है, जिसको अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन भी चल रहे थे, उससे 4000 परिवारों यानी करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को केवल 7 दिन के नोटिस पे बेघर नहीं किया जा सकता। और अदालत का यह भी कहना था कि आप उन लोगों से कैसे डील करेंगे जो वहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं और उन्होंने नीलामी में ज़मीन खरीदी। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप फोर्स का इस्तेमाल करने जैसे बातें और वो आदेश न दें, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में था कि किसी भी कीमत पर चाहे जितनी भी फोर्स लगानी पड़े और पैरामिलिट्री इसका इस्तेमाल करके 1 हफ्ते के अंदर नोटिस के बाद इसको खाली करवाएं। तो इन्होंने एक ज़रूरी बात और कही कि भले ही ज़मीन रेलवे की हो, लेकिन इस पूरे मामले की एक मानवीय पृष्ठभूमि भी है और उसे नकारा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर की खबर है, रविवार शाम जम्मू में राजौरी के एक गांव में आतंकियों ने कुछ घरों में घुसकर 4 लोगों की हत्या की, इसमें 6 के करीब लोग घायल भी हुए। और इस घटना में आतंकियों ने पूरे इरादे से खोजबीन करके हिंदुओं को निशाना बनाया। उसके अगले दिन फिर वहीं एक घर में IED विस्फोटक डिवाइस का विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चे भी मारे गए। तो 6 बच्चे मर चुके हैं। इस पर अलग अलग संगठन और वहाँ का समाज
प्रदर्शन भी कर रहा है। और ये घटना जम्मू के इलाके में 30 साल पहले जो निशाना बनाने की श्रृंखला शुरू हुई थी दुर्घटनाओं की, आतंकवादी, वो याद दिलाती है और स्थिति गंभीर है। तो स्मिता, अगर उस पर कुछ कहना चाहें। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में इस वक़्त जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला तो ये, जो मैं पहले भी आई थिंक कह रही हूँ कि इस वक़्त भले ही वहाँ पर्यटकों का सिलसिला जारी है, तांता जारी है, नंबर्स पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जो ग्राउंड की स्थिति है, वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। राजौरी के आप जिस वाक़ये की बात कर रहे हैं, राजौरी पुंछ वो इलाका है, जहाँ यूजुअली सांप्रदायिक दंगे भी आगे भड़के हैं। वहाँ हमें देखने को मिला है और इसीलिए जो आतंकवाद को एक सांप्रदायिक आतंक की हम बात करते हैं, उसको एक बार फिर से ज्यादा उस आग को मजबूत करने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ तो निश्चित रूप से आपकी जो आतंकवाद की कोशिशें हैं, पिछले कुछ वक्त में खास करके हमने देखा था, क्योंकि जो पाकिस्तान में मौजूद जो आतंकी संगठन वगैरह हैं, वो पाकिस्तान की सरकार के लिए तमाम जो उसका ध्यान केंद्रित था, वो अफगानिस्तान के हालात पर केंद्रित था। अफगानिस्तान के साथ कैसे जूझा जाए, वहां उनके अंदरूनी हालात इस वक्त खुद के बहुत खराब हो रखी है। पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल लगातार बनी हुई है। टीटीपी को लेकर आखिर क्या करे, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये उनके लिए इस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, खुद पाकिस्तानी शासकों के लिए भी। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो जो तालिबानी हमले हैं वो बड़े हैं, और इन ऊहापोह के स्थिति के बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान के संगठनों की तरफ से यहाँ पे भी आतंक को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जाएगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ जो इंटरनल फैक्टर्स भी बनी हुई हैं, जम्मू भी और कश्मीर में भी लगातार जो कश्मीरी पंडितों के सिलसिले को लेकर सिर्फ कोरी राजनीति हो रही है हमारे तरफ से। उनकी सही मायनों में उनकी जिंदगी के हालात को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। कुछ हजार रुपए कमाते हैं ये लोग, जो वहां पे पैकेजेस चल रही हैं, और उसके तहत भी जो है आप गवर्नमेंट उन जॉब्स को ना पक्का कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, ना सुरक्षा के वो हालात दे पा रही हैं जो लोग घाटी के अंदर अभी भी मौजूद है। तो जो क्रूशियल फैक्टर्स थे जम्मू कश्मीर में 370 के हटाने के पहले भी, जिसको लेकर कहा गया कि भाई हमने 370 हटा दिया तो जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल बदल गए और एक नया कश्मीर जो है हमने गढ़ दिया है। मुझे लगता है इस दावे को जो है बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ जो है लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति जो दिखाई जा रही है वो नहीं है जम्मू कश्मीर। एक अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्रिस्टलिना जॉर्जिना, वो चीफ हैं IMF की, उन्होंने कहा कि 2023 में लगभग 1/3 दुनिया भयंकर मंदी को झेलेगी और ये मंदी पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। तो और एक हेडलाइन जो अभी हाल ही की है, लेकिन वो हमारे जो चर्चा का विषय है उससे जुड़ी हुई है। वाहियात मामला हम सबके सामने आया होगा कि एक शराब पिए हुए व्यक्ति ने, पुरुष ने, फ्लाइट में महिला के ऊपर यूरिनेट कर दिया और एयर इंडिया ने उस पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद काफ़ी शोर मचा और आज ही सुबह फिर DGCA ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो महिलाओं से जुड़े मुद्दों की आज हम बात करने वाले हैं। शार्दुल, उस शख्स का नाम ले लीजिए, शेखर मिश्रा है। शेखर मिश्रा नाम सामने आ गया है, मुझे लगता है नेम एंड शेम करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, इन लोगों शेखर मिश्रा नाम है इनका और शंकर मिश्रा। एक और दूसरा मामला भी सामने आया है इसी तरह का, जो सिमिलर वाकया है। मुझे तो लगता है पूरी ट्रिप के लिए उस बंदे को जो है टॉयलेट में ही बंद कर देना चाहिए था। नहीं उसके एक चीज और है इसमें, जो कार्रवाई का स्तर देखते हैं आप, कुणाल कामरा के ऊपर एक ट्रिप के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक एंकर के हैं अर्नब गोस्वामी, उनके साथ कुछ चुहल करने की कोशिश की, तो उनको बैन किया गया था और लंबे समय के लिए उनको बैन किया गया था। और एयर इंडिया ने इतने सीरियस जो एक घटना है कि किसी के ऊपर, वो भी एक महिला और वो भी सीनियर सिटीजन महिला जो सामने आ रहे कि हैं, उनके ऊपर किसी ने सीधे सीधे इस तरह से पी कर दिया और उसके बाद चाहे जिस भी हालत में रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई का अनुपात होना चाहिए, जो परिमाण होना चाहिए, उसमें बहुत ऊंच नीच दिखता है। तो एक तो उसको भी देखने की ज़रूरत है हमें कि जो कार्रवाई या जो स्टैंडर्ड कोई क्या प्रोटोकॉल है कि इस तरह के मामलों में अनरूली जो बिहेवियर है लोगों का,
कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक एयर होस्टेस के साथ कुछ लोग चीख चिल्लाहट कर रहे थे। थाईलैंड वाली फ्लाइट हाँ, एक फ्लाइट थी। थाईलैंड वाली फ्लाइट में तो आपस में खैर मारपीट कर लिया लोगों ने। मारपीट कर रहे थे। एक एयर होस्टेस के ऊपर चिल्लाने लगे लोग। तो ये सारी चीजें मिलके मतलब अनरूली बिहेवियर के लिए आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी। अभी क्या दिखा एयर इंडिया के मामले में कि आर्बिट्रेरी तरीके से एक बहुत सीरियस क्राइम के लिए किसी को कि चलो तुम 1 महीने उड़ना मत, जाओ घर जाओ। उससे होगा नहीं योगिता, आप कुछ कहना होगा चाहेंगे? नहीं जी, उससे होगा नहीं, क्योंकि मैं एयरलाइन बैकग्राउंड से हूँ और 7 साल मैंने भी फ्लाई किया है अलग अलग एयरलाइन में। और मैं इतना बता दूं कि ये जो एयर इंडिया ने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और जो इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेशंस है उसके तहत भी सिक्योरिटी को थ्रेट था। इट इज नॉट कि वो सिर्फ उस महिला के साथ उसने गलत किया। जो इस तरह के एक्ट मिड एयर होते हैं और लंबी फ्लाइट्स होती हैं 8-10 घंटे की, तो वो एक पूरे के पूरे पैसेंजर्स को खतरे में डालती हैं। क्योंकि अगर उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है, इसका मतलब पूरी फ्लाइट के लिए खतरा है उसको। मुझे लगता है 1 महीना में, जब मुझे हैरानी है कि एयर इंडिया ने 1 महीने का उनको सस्पेंड किया, उसे तो जीवन पूरे जीवन उसको फ्लाई करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए किसी भी एयरलाइन से, क्योंकि वो एक खतरा है सुरक्षा के लिए, महिला कुणाल सुरक्षा कामरा के लिए। है। दूसरे एयरलाइंस ने भी बैन किया था ना, सिर्फ एयर इंडिया ही किया नहीं। था, लेकिन मतलब लंबे आप पीरियड के सिर्फ लिए। एयर इंडिया के अगर आप 30 दिन का प्रतिबंध लगाते हैं तो दूसरे फ्लाइट ऑप्शंस है ना इस शख्स के पास में। आप फिर दूसरे फ्लाइट्स में भी आप रोक लगाएं। प्रतिबंध होना चाहिए और इसको तो जेल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल रेगुलेशंस को देखें तो इसने सेफ्टी को, फ्लाइट की सेफ्टी को खतरे में डाला है। और मुझे एक चीज़ और समझना है कि मतलब जो एयर इंडिया ने जो करना था किया। मुझे लगता है कि जो वो महिला थी उनको अपने राइट्स के लिए, क्योंकि वो किसी के ऊपर पेशाब कर देना पब्लिक उसमें मतलब लोगों की मौजूदगी में, ये अपने किस्म का ट्रॉमा है जिसको लेकर आप 17 घंटे की यात्रा कर रहे हैं उस हालत में, उस ट्रॉमा में कि एक आदमी ने आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया है। आप उस मतलब हालत में डिस्गस्टिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। होगा क्या? कुछ तो उन महिला को मुझे लगता है कि नहीं, वो केस करेंगी और वो प्रताड़ित होंगी, सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी। ऐसे लोगों को इमीडिएटली बड़ा फाइनेंशियल वो पेनल्टी लगाना है, बड़ा, क्योंकि पैसे से ज्यादा इनको कोई दुखाएगा नहीं। हालांकि उसको जेल होनी चाहिए, उसके अलावा भी इमीडिएट फाइनेंशियल पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी इस महिला के लिए। और डेफिनेटली और जो आसपास जो पैसेंजर्स थे, जरूरी नहीं कि ये महिला ही प्रताड़ित हुई हो, और भी, क्योंकि अगर वो यूरिनेट कर रहा है तो ही इज शोइंग हिज प्राइवेट पार्ट, लेट्स सी इट लाइक दैट, इट मींस इट्स मोर देन दैट। तो आप समझ के चलिए कि इस शख्स को तो मॉनेटरी हैवी पेनल्टी एंड प्लस जेल। और ये शायद बिजनेस क्लास में हुआ वाकया है। और इस महिला के टिकट को फिलहाल जो है एयरलाइन ने कॉम्पनसेट कर दिया है, उसके पैसे वापस दिए हैं। लेकिन आई मीन यू हैव टू सेंड आउट अ स्ट्रॉन्गर मैसेज। हम लोगों की फ्लाइट ये सब पीनट्स में करके जो अगली मेल बिहेवियर देखने को मिल रहा है बार बार इंडियन पैसेंजर्स की तरफ से। आप शराब जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयरलाइन पर, ये इतनी कॉमन बात है, हाफ द मेन कांट हैंडल देयर ड्रिंक्स। या तो आप उन ड्रिंक्स पर आप कैप लगा ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ ड्रिंक्स बंद कर दे। आप इंटरनेशनल एयरलाइन में चढ़ने के साथ ही ये मैंने इंडियन पैसेंजर्स के साथ इतना देखा है कि वो जिस हक के साथ मांगना शुरू करते हैं कि भाई हम आए हैं तो पूरी पैसा वसूली करके जाएंगे। आप एक पब्लिक स्पेस में आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में, एंड वो भी एक क्लोज्ड स्पेस है विद पीपल दैट यू डोंट नो। एक वहां बिहेवियर को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर जो है निश्चित रूप से सख्त गाइडलाइंस आगे बनाने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए, आप इसको ये समझना जरूरी है, वो किसी भी कानूनी सीमा में हुआ हो, क्योंकि हवाई सीमा देश की सीमाओं में नहीं आता। लेकिन टू पी ऑन समवन, किसी के ऊपर पेशाब करना, ये एक असॉल्ट की श्रेणी में आता है अधिकतर जगह। yes. ये अनकंसेंटेड है। कंसेंट में वो एक किंक हो सकती है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो लोग करते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस पर अनकंसेंटेड इस तरह की हरकत, ये डायरेक्ट असॉल्ट है ना। केवल एक्सपोज करना नहीं है अपने जेनिटल्स को, उसके ऊपर लाइक यू आर बॉडीली हार्मिंग देम, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं, यू आर अनसैनिटाइजिंग। दूसरा, सिर्फ उस महिला के प्रति नहीं, प्लेन एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। हम हमारे रह सकने के लिए, सांस लेने के लिए उसे क्रिएट करते हैं, तो ट्रैप्ड है, तो वो भी एक असॉल्ट है। इसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लग सकते हैं और लगने चाहिए। और अभी अभी खबर आई, मैंने देखा कि वो महिला का बयान आया है कि वो कह रहे थे मेरे बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो ये जो ड्रिंक्स वाली बात है ना, हम इसकी जिक्र आगे भी करेंगे, शराब से जुड़ी जो धारणा चलती है हमारे देश में, लेकिन ये सीधा सीधा अपराध है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक बात है।
तो एक और मैं हेडलाइन में बस जोड़ के और फिर हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, मुख्य विषय की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी हालत ख़राब है, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए ये बिजली और एनर्जी की सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई है। और अभी ताज़ा जो हालात से निपटने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें ये एक चीज़ है कि मॉल्स, मार्केट्स और सारी चीज़ों को जल्दी अर्ली आवर्स में क्लोज़ कर दिया जा रहा है ताकि एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सके। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ और लोन की सिफारिश उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान। देखते हैं उसमें क्या होगा। पहले ये नवंबर में मिलना था लेकिन उसको टाल दिया था IMF ने, तो क्योंकि अब वो मानकों पर उतरे नहीं थे खरे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम अपनी बातचीत का जो पहला विषय है उस पर आते हैं, जिसके लिए योगिता भी हमारे साथ हैं और स्मिता भी हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों की राय इस मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इंक्लूसिव बातें समझ में आएंगी हमारे साथ। दिल्ली को आमतौर पर देश के किसी अन्य मेट्रोपॉलिटन शहर के मुकाबले महिलाओं के प्रति बहुत आप कहें असुरक्षित, बहुत छोटा शब्द होगा, अग्रेसिव है, बहुत ही रूड है, कई मामलों में बहुत या कहें कि सीमा से आगे जाके गाली गलौज, अब्यूज़िव है। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और ख़ासकर पुरुषों के मामले में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वो उसके हमेशा अहंग का मसला बन जाता है, छोटी से छोटी चीज़। ये जो सेंसिटाइजेशन का मसला है उससे जुड़ी चीज़ है। हम अंजलि के इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हम जो सेंसिटाइजेशन है, जो सेंसिटिविटी है महिलाओं के प्रति, या उनके को बराबरी के नज़रिए से देखने की, या उनकी बात को सुन लेने की, या उनकी बात को सुनकर और उस तरह से एक्ट करने की जैसा कि हम किसी अपने के एक मेल दूसरे मेल अपने काउंटर पार्ट के साथ करता है बिहेव, इस तरह से देखने, सुनने, झेलने की क्षमता, ये सेंसिटिविटी का अभाव जो है, इस पर मैं आप लोगों की जो कमेंट्री है कि वो उसमें लैग कहाँ है या वो है, क्यों नहीं है, इस लिहाज से मैं आप दोनों को पहला शुरुआती कमेंट चाहता हूँ, योगिता और स्मिता। ये तो एक हमारा समाज का एक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा ये सोशल फैब्रिक है या जो अपब्रिंगिंग है वो तो बिल्कुल ही नकार देता है कि एक महिला अपनी बात भी रख रही है तो वो मेल ईगो जो हमारे देश में है वो इतनी ज्यादा हर्ट होती है कि इतना, आप देख लीजिए कंझावला में जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि आधी रात को वो लड़की बाहर थी, इस बात पे चर्चा बनी हुई है, उस बात पे चर्चा नहीं बनी हुई कि उसके साथ कितनी ब्रुटैलिटी हुई या वो बात बाद में आ रही है। पहले ये आ रहा है कि वो आधी रात को ऐसे अकेली थी। तो ये जो हमारा सोच है कि लड़की है अकेले रात को नहीं निकल सकती है या अपनी आवाज उठा नहीं सकती है, या वो होटल में चेक इन कैसे कर गई, वो रूम में कैसे थी, तो ये जो सारे सवाल है ना वो अपने आप में हमारे देश की और हमारे समाज की सोच को दिखाता है कि हम लोग कहाँ अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा। हम कितना भी दिखा लें और कितने भी पढ़े लिखे परिवार हो या एजुकेटेड हमको लगे कि लटियन जोन के भी लड़के हैं, बट सोच वहीं की वहीं है, जहां पर उनकी सोच खत्म हो जाती है बिल्कुल वहीं पर कि एक औरत है उसको उसकी मर्यादा से जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं जोड़ ही देते हैं। आप देखिए कितना भी पढ़ा लिखा और इवॉल्व व्यक्ति भी होगा वो कहीं ना कहीं ऐसी एक बात कह जाएगा कि जहां पर पता चल जाएगा कि वो भी उस सोच के हैं। तो ये तो एक लंबी और गहरी चर्चा है और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, तो इसको खत्म होने में भी समय लग रहा है। और जिस तरह से सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए वो है नहीं समाज में, और अग्रेसिवली जरूरत है क्योंकि हर चीज का जवाब वही है। वो उन्होंने क्यों रौंदा उस बच्ची को 12 किलोमीटर तक क्यों रौंदा, उसके पीछे भी आप अगर उनका मानसिकता समझेंगे तो यही निकलेगा कि एक लड़की थी, बाहर थी, निर्भया के समय में भी यही हुआ, उसके ऊपर ही सवाल उठाए गए। तो ये तो एक हमारे देश का बिल्कुल सोच है, हमारा जो है समाज का। बाकी स्मिता जी भी बताएंगे कि किस तरह से हम तो डेली बीइंग वुमेन वी कैन एक्सप्लेन यू बेटर, क्योंकि हम लोग तो उसको झेलते हैं दिन रात। तो स्मिता मैं ये थोड़ा सा इस सवाल को उठाने का मेरा मकसद ये था कि नॉर्मली बॉम्बे जब हम जाते हैं या बॉम्बे के लोगों से मिलते हैं, बॉम्बे वाला कोई हमसे मिलता है, तो आमतौर पर हमारा अपना भी ओपिनियन है कि बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियां वहाँ पर। रात में 2 बजे हमने देखा है कहीं से भी निकल के लड़की कहीं चली जाती है, अपना ऑटो लिया, टैक्सी लिया, अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रही है, आ रही है, वहाँ पे वो असुरक्षा नहीं है जो कि यहाँ पर केवल अंधेरा होने के बाद कायम हो जाता है।
लड़कियों के मन में कि कोई भी परिवार अपने को मेंटली मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होता जब तक कि लड़की सुरक्षित या तो वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ वो गई है, या फिर घर ना आ जाए जहाँ से उसको आना है। तो ये जो स्थिति है दिल्ली के बारे में, मैं इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण समझ रहा था कि बॉम्बे में भी यही लोग होंगे ना, यहीं के, इसी देश के लोग हैं, इसी इलाके के, इसी मानसिकता वाले, यही मेल पैट्रियार्की होगी, तो वहाँ पर ये सुरक्षा का भाव कहाँ से आता है और यहाँ क्यों नहीं आता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है अतुल, जिसके बारे में मैंने भी सोचने की काफी बारी कोशिश की है। क्योंकि देखिए, मैं बंगाल से आती हूँ, और पश्चिम बंगाल में भी हम लोग जब पले बड़े हमेशा एक सुरक्षा का जो एहसास था वो था। कोलकाता में भी जब मैं कॉलेज में गई, बिल्कुल। देर रात तक, मुझे याद है, रात के 12 साढ़े 12 बजे हम फिल्म देखकर अकेले हम लौटा करते थे पैदल चल के। वो हम अकेले भी लौट सकते थे, हम अपने दोस्तों के साथ भी लौट सकते थे। आज की तारीख में कोलकाता में थोड़े हालात जरूर बदले हैं, अभी वो उतना सुरक्षा का माहौल नहीं है जितना पहले था, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ शहरों में हम देखते हैं जो आरोप है वो मर दिया जाता है कि चूंकि माइग्रेंट कम्युनिटी ज्यादा आ रही है। शहर का अपना, दिल्ली शहर का जो हमेशा से कहा गया है, जो बात कही जाती है कि दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र की कर ले, आप पश्चिम बंगाल की कर ले, दिल्ली का हमेशा जो है कि इन्फ्लुएंशियल वाला जो है वो कल्चर रहा है बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट कम्युनिटीज। दूसरी बात है कि देखिए, पेट्रियार्की, मिसोजिनी जो हमारे घरों में पूरी तरीके से जड़ें मजबूत किए हुए हैं, वो कुछ ऐसी राज्यों में बहुत ज्यादा जो है वो नजर आती हैं। कहीं कहीं हो सकता है, अगर आप दक्षिण राज्यों में चले जाएं, वहां की अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ कल्चर वैल्यूज पर जिस तरह से जोर दिया जाता है, वहां पे महिलाओं को भी जो है आप इक्वल चांसेस दे रहे होते हैं। काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर महिलाओं को इक्वालिटी नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात है रेजिंग योर बॉयज राइट, वो ज्यादातर घरों में आज की तारीख में अभी भी नहीं हो रहा है। अब आप हैं, शार्दुल हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसे कितने पुरुष हैं, ऐसे कितने बॉयज हैं जो पढ़े लिखे, जो खुद सिविलाइज्ड मेन हैं, लेकिन उनके सर्कल में अगर कोई ऐसा मेल है जो इस तरह की हरकतें करता है, जो कैटकॉल करता है, जो जो लड़कियों के खिलाफ बार बार ऊटपटांग बयान देता है, उनके खिलाफ कितने ऐसे बॉयज हैं हु स्टैंड अप। अब ये जो मिश्रा साहब हैं एयरक्राफ्ट वाले, जिनकी हमने बात की, क्या उनके ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो उनको जाकर, उनके मेल दोस्त मैं कह रही हूँ, जो उनको जाकर उनके मुंह पर कहेंगे कि व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, राइट। कि हमें आपसे नाता नहीं चाहिए? या ऐसे दोस्त होंगे जो, जिसे ट्रम्प के हम कॉन्वर्सेशंस में जिसे कहते हैं द लॉकर रूम कॉन्वर्सेशन, वो इस पर हंसेंगे, कि जाकर इस बात को जो है मजाक बनाएंगे, अरे अच्छा किया तुमने कर लिया, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, ये लोग ऐसे ही जो है वो तिल का ताड़ करने में लगे रहते हैं, महिलाओं को ज्यादा जो है उनकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये सारी बातें जो माइंडसेट से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, मुझे लगता है इन सबको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, हर साल हम हर साल की शुरुआत में ऐसे ही भयावह खबरों से रूबरू होते रहेंगे। और एक जो बड़ी बात है दिल्ली को लेकर, मुझे लगता है दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है बहुत कम्पिटेंट और बहुत फाइनेंस रिसोर्स रिच पुलिस भी है देश के तमाम बाकी दूसरे। लोगों। लेकिन यहाँ की पुलिस का मुझे जो लगता है ना, एक तो वो उनमें, उनके अंदर भी वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा सीप इन हुआ है। यहाँ की पुलिसिंग में एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है कि आप किस क्लास को केटर कर रहे हैं। हाँ। आप इलीट्स का ख्याल रख रहे हैं या आप गरीबों के क्षेत्रों में आप पुलिसिंग कर रहे हैं। जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो सबसे बड़ी जो स्पाइन है, नेटवर्क है, जहां से आपकी लोकल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, मतलब इस मामले में भी अगर आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं, पीसीआर वैन्स की जो टोटल फेलियर है, कानून को लेकर लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? पूरे निर्भया मामले के बाद में जिस तरीके से कानून में पूरी की पूरी संशोधन की गई, लोग सड़कों पर आए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बदला गया, तमाम चीजें की गई, लेकिन आप कानून को चाहे आप कागजों पर लेकर आ जाए, जब तक पुलिस का डर लोगों के मन में नहीं होता और जब तक पुलिस के ऊपर आश्वासन नहीं होता, दो चीजें होनी चाहिए, कानून का डर होना चाहिए और दूसरा ये भरोसा भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा दिक्कत में है और मैं पुलिस को फोन करता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खुद ही जो है किसी परेशानी में फंस जाऊं। ठीक बात है। खाकी और सिविल सोसाइटी के बीच में ट्रस्ट का इरोजन जो हुआ है ना, ये गहराई बढ़ती जा रही है, अफसोसनाक बात है तकनीक के इस दौर में। दिल्ली पुलिस का आपने जिक्र किया, कल एक वीडियो सामने आया था, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि क्या जो
एक्सपोजर है या जो सेंसिटिविटी है दिल्ली पुलिस की, वो कैसे काम करती है कि कनॉट प्लेस में एक म्यूजिशियन बैठकर गिटार बजा रहे थे, और ये मतलब स्ट्रीट म्यूज़िक का जो कल्चर है दुनिया के जितने बड़े खूबसूरत शहरों में देखने को मिलता है, सब जगह इस तरह से चलता रहता है। और कनॉट प्लेस में मैं 2-3 बार गया हूँ, रात में अक्सर 7 बजे 8 बजे के बाद से वहाँ पर स्ट्रीट पे बैठ के गिटार बजाने वाले और म्यूज़िक के साथ गाने वाले लोग मिल जाते हैं। वो एक अलग कल्चर और एक रंग देता है, मतलब आपको बताता है कि आपका शहर कल्चरली कितना प्रॉस्परस है या कितना वाइब्रेंट है। उसको जितनी बेमुरवती से एक पुलिस हेड कांस्टेबल के स्तर के अधिकारी दिख रहे हैं वीडियो में, उसको उठा रहे हैं और भगा रहे हैं वहाँ से, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और साथ में इतना ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी सड़क पर छोटी सी वारदात होती है तो लोग घेर लेते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस हुजूम से भी जिस तरह से वो इंटरेक्ट करे, तुम लोग यहाँ क्या कर, चलो भगो यहाँ से, हटो यहाँ, तो वो माई बाप कल्चर जो है ना पुलिस के अंदर कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जब तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो तुमको उस तरह से सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो भाव ख़त्म नहीं हो पा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उसी अंग्रेज़ों के ज़माने से में जिस तरह से माई बाप बनकर वो बिहेव करती थी पुलिस, वो अभी भी उसको कंटिन्यूएशन में उसी को फॉलो करती है। चर्चा पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर अतुल जो लगातार बातें की जा रही है ना, प्रकाश सिंह जी वगैरह तमाम लोगों ने बहुत सारी पुलिस रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट हमारी पेंडिंग है। कल्चरली जो डाइवर्स ग्रुप्स से हमारे जो कांस्टेबल्स वगैरह आते हैं, जवान आते हैं, वो आप दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं, आप किसी कंजर्वेटिव गांव से आ रहे हैं, और यहाँ आकर जो जेंडर को लेकर, कल्चर को लेकर सेंसिटाइजेशन हो रहा है, वो नहीं हो रही है फोर्सेस में। ठीक बात है। उस पर वो इक्का दुक्का आप मामले बना देते हैं, मीडिया के सामने पेश कर देते हैं बतौर एग्जाम्पल। अब म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो है आप जितने अच्छे ग्लोबल कैपिटल्स में जाएंगे, आप सेंट्रल एशिया चले जाइए, आप जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चले जाइए, लोगों का ये जो धारणा है कि नहीं मुस्लिम बहुल नेशंस कंजर्वेटिव होते हैं, आप दुबई चले जाइए, जो नाइट लाइफ होती है, यहाँ केजरीवाल जी दिल्ली में नाइट लाइफ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात बने रहे तो कौन सी औरत हिम्मत दिखाकर, मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरी भांजी रात में जो है कनॉट प्लेस में जाए, भले ही उसका हॉस्टल कनॉट प्लेस के नजदीक हो, राइट, मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करूंगी। और ये भी बात है कि हाँ ठीक है, ये इंसिडेंट्स पूरे देश भर में हो रहे हैं, दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां दरअसल क्राइम की इंसिडेंट अगेंस्ट वुमेन इज हायर देन दिल्ली में भी, लेकिन अगर आपका ये देश का कैपिटल है, यहाँ हर मामले को तूल दी जाएगी निश्चित रूप से, और खास करके जब इस तरह का भयावह मामला हो तो उस पर ज्यादा बात होगी कंपेयर टू अ सिमिलर इंसिडेंट इन अनदर स्टेट। चर्चा का वीडियो वाला हिस्सा यहीं पर हम रोकेंगे, चर्चा ऑडियो पर अभी जारी रहेगी। आपका वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।